नमस्कार दोस्तों, सिविल सर्विसेज काउंसिल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसी दौरान आज हम जो है 2005 का जो प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे और जो भी कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको आज हम देखेंगे। तो आइए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध यानी गौतम बुद्ध महापरिनिर्वाण टू प्लेस एट, जो गौतम बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो ये जो है कुशीनगर में हुआ था। कुशीनगर जो आपको पता है यूपी में पड़ता है, यहीं पे जो है गौतम बुद्ध का जो है मृत्यु हुआ था। तो उसी उनके मृत्यु को ही महापरिनिर्वाण जो है कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध का जो पहला धर्म चक्र परिवर्तन है वो कहाँ हुआ था? तो महात्मा बुद्ध का जो पहला धर्म चक्र परिवर्तन है वो होता है सारनाथ। सारनाथ एक बार फिर से ये भी यूपी में पड़ता है। आपको ये ध्यान में रखना है कि धर्म चक्र परिवर्तन का मतलब क्या होता है? तो धर्म चक्र परिवर्तन का मतलब होता है, आप इसको समझिए एक साइकिल के पहिए की तरह, जिसको पहिए को रोटेट करने पे जो है पोजीशन जो है चेंज होता है। तो इसमें ये बताया गया है कि जो गौतम बुद्ध जो है इस मुद्रा में बैठे हुए हैं, जिससे कि वो प्रतीत होता है कि वो जो धर्म का जो चक्र है उसको आप रोटेट कर रहे हैं, उसे ही धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। द फेमस एजुकेशनल सेंटर ड्यूरिंग मौर्यन एज वाज एट, मौर्य काल के समय शिक्षा का बेहतरीन जो है सबसे फेमस जो है वो सेंटर हुआ करता था। वो कौन सा जगह, वो कौन सा सेंटर है? तो वो जो सेंटर है वो तक्षशिला में था। ठीक है, मौर्यन काल का। और वहाँ पे कौटिल्य जो है वो वहाँ पे शिक्षक थे। कौटिल्य जो है शिक्षा दीक्षा से संबंधित व्यक्ति थे जो वहाँ पे शिक्षा देते थे। तक्षशिला जो है कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है। ये भी ध्यान में रखिएगा। एट विच प्लेस 1922 का जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का मीटिंग है वो हेल्ड हुआ था। ये ध्यान में रखिएगा, ये गया में हुआ था। और गया जो है बिहार में पड़ता है, आप जानते हैं। और यहाँ पे जिसकी जो अध्यक्षता है CR दास, चितरंजन दास ने किया था। व्हाट वाज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ मगध? मगध की पहली राजधानी कौन सी थी? तो मगध की जो पहली राजधानी थी उसका नाम गिरिब्रिज या राजगीर भी कहा जाता है। मगध का जो पहला राजधानी था वो राजगीर या गिरिब्रिज भी कहा जाता है। ये पहला राजधानी था, बाद में ये शिफ्ट कर दिया गया। शिफ्ट करके ये जो है पाटलिपुत्र में लाया गया। और पाटलिपुत्र में लाने के में योगदान जो है वो योगदान जो है इनका है उदयीन का है। उदयीन के पिता का नाम जो है अजातशत्रु था। अजातशत्रु को ही पितृहंता कहा जाता था, पिता का हत्यारा। द डायनेस्टी दैट रूल्ड आफ्टर नंद ओवर मगध, वैसा वंश जिसने नंद वंश के बाद जो है मगध पे शासन किया, तो वो वंश जो है मौर्य वंश है। मौर्य वंश जो है नंद वंश के बाद मगध पे शासन करने वाला वंश बना। इसका जवाब होगा मौर्य। द राइटर ऑफ मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? ये ध्यान में रखिएगा, विशाख दत्त। विशाख दत्त जो है मुद्रा राक्षस के लेखक। हर्षचरित वाज रिटन बाय, हर्षचरित जो पुस्तक है उसको किसके द्वारा लिखा गया था? तो बाणभट्ट के द्वारा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हर्षचरित किसके द्वारा लिखा गया? बाणभट्ट के द्वारा। बाणभट्ट के द्वारा एक और पुस्तक लिखा गया है जिसका नाम है कादम्बरी। तो ये जो ये इम्पोर्टेंट है ये भी कि कादम्बरी और हर्षचरित्र जो दो पुस्तक है जो कि बाणभट्ट द्वारा लिखा गया। द रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी, गुलाम वंश का जो है गुलाम वंश का संस्थापक जो है वो कौन था? यहाँ पे ये पूछ रहा है। तो गुलाम वंश का जो संस्थापक था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को ही लाख बख्श कहा जाता था। ठीक? लाख बख्श कहा जाता था, लाखों का दान देने वाला वो लाख बख्श कहते थे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दो मॉस्क बनाए थे, इसने दो मॉस्क बनाए थे।
जो 2 मॉस्क बनाए थे उसमें पहले वाले का नाम ऐसे कह सकते हैं कि एक का नाम जो था 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा, और दूसरा जो है कुव्वत उल इस्लाम। ये जो 2 मस्जिद जो है इसने बनाए थे, कुव्वत उल इस्लाम और 2.5 दिन का झोपड़ा। वो दिन ऐबक का जो मृत्यु है वो चौगान खेलने से हो गया था, पोलो खेलने से हुआ था। इसका जो मकबरा है, वो टॉम जो है वो है लाहौर में। ये जो है अपना राजधानी लाहौर रखा था और इसका लाहौर में ही मृत्यु भी हुआ। इसका जो कब्र है वो लाहौर में है। Who was the ruler of देवगिरी at the time of अलाउद्दीन खिलजी invasion? अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का जो राजा है वो कौन था? तो देवगिरी के उस समय राजा थे राजा रामचंद्र देव। रामचंद्र देव जो थे ये यादव कुल से थे, यादव वंश से थे। और ये जो है अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण से पहले ये उनका यहाँ पे शासन था। इन द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन मुहत्तसिब वेयर, मुगल काल में मुहत्तसिब किसे कहते थे? तो जो मोरल ऑफिसर थे उन्हें ही मुहत्तसिब कहा था। यहाँ पे मोरल का मतलब जो व्यवहार से संबंधित अधिकारी थे, व्यवहार से संबंधित समाज में जो व्यवहार चरित्र लोगों का जो कैसा होगा उससे रिलेटेड जो ऑफिसर थे उन्हें मुहत्तसिब कहते थे। सत्यार्थ प्रकाश जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखा गया? ये ध्यान में रखिएगा, ये लिखा गया है दयानंद सरस्वती के द्वारा। इन्हें ही आर्य समाज का फाउंडर कहा जाता है। इन्होंने एक नारा दिया था, वेदों की ओर लौटा, वेदों की ओर लौटो, इनका ही नारा था, वेदों की ओर लौटो। ये आर्य समाज के संस्थापक थे, इनका नाम है दयानंद सरस्वती। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तो इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना जो है 1828 ईस्वी में किया था। तो 1828 में जो है ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। ये जो है वेदों के प्रति जो है उदासीन है, यानी वेदों उसके प्रति जो है उदासीन का मतलब यहाँ पे ये है कि ये जो है उसका जो है ये कट्टर आलोचक थे वेदों के, ठीक है। और इस एक और बात यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, जो राजा राम मोहन राय के द्वारा जो ब्रह्म समाज बना था वो 2 भागों में बटा था। एक भारतीय ब्रह्म समाज और दूसरा था आदि ब्रह्म समाज। तो भारतीय जो ब्रह्म समाज था वो उसके फाउंडर जो थे वो केशव चंद्र सेन थे, केशव चंद्र सेन। और यहाँ पे ध्यान में रखिएगा आदि ब्रह्म समाज के देवेंद्र नाथ टैगोर जो है वो संस्थापक थे आदि ब्रह्म समाज के। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस फर्स्ट प्रेसिडेंट हुआ। ऑल इंडिया जो ट्रेड यूनियन कांग्रेस का जो स्थापना हुआ था तो उसके पहले जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? उसके पहले अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। और ये जो संगठन बना था वो सबसे पहले का जो मीटिंग जो हेल्ड हुआ था, पहला संगठन 1920 में मुंबई में हुआ था। ठीक, देखिए एक क्वेश्चन पूछा है कि एट द टाइम ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंग्लैंड? इंग्लैंड के जो सॉरी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड, तो इंग्लैंड के जो प्राइम मिनिस्टर हैं क्विट इंडिया मूवमेंट के वो कौन थे? तो आइए हम प्राइम मिनिस्टर के जो इम्पोर्टेंट जो प्राइम मिनिस्टर्स हुए इंग्लैंड के उनका एक बार फिर से चर्चा कर लेते हैं। वैसे इनका चर्चा पहले भी हुआ है लेकिन आइए एक बार फिर से कर लेते हैं। तो 1857 में आप ध्यान में रखिएगा, 1857 में जो है पॉमस्टर्न जो है
वो प्राइम मिनिस्टर हुए, जबकि 1932 में रैमसे मैकडोनाल्ड हुए। रैमसे मैकडोनाल्ड जो है वो 1932 में प्राइम मिनिस्टर है, जबकि 1942 में विंस्टन चर्चिल, ये जो है 1942 में जो है प्राइम मिनिस्टर है। तो इस क्वेश्चन का जो क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था वो 1942 में हुआ था, ये तो क्लियर है। तो 1942 में हुआ था, तो उस समय जो प्राइम मिनिस्टर थे वो विंस्टन चर्चिल थे, और एक 1947 जो है उस समय जो प्राइम मिनिस्टर थे उनका नाम था क्लेमेंट एटली। क्लेमेंट एटली, ठीक है। तो ये चार तो आपको कम से कम याद रहना चाहिए कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था उस समय जो थे इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर पॉमस्टन थे। 1932 उसमें जो कम्युनल अवार्ड से संबंधित जो व्यक्ति थे रैमसे मैकडोनाल्ड थे, ठीक है। और जो 1942 के समय जो प्राइम मिनिस्टर थे उनका नाम था विंस्टन चर्चिल। इसी समय क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था। और 1947 जो है इंडिपेंडेंस जब भारत हो रहा था तो उस समय जो इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर थे उनका नाम था क्लेमेंट एटली। अनुशीलन समिति क्या थी? अनुशीलन समिति जो है आप ध्यान में रखिएगा, एक क्रांतिकारी संगठन थी। कैसी संगठन थी? तो रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन थी। और इसके जो फाउंडर थे उनका नाम था प्रमथ नाथ मित्र। ये ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अनुशीलन समिति के जो संस्थापक थे उनका नाम क्या था? तो प्रमथ नाथ मित्र जो है उनका नाम था। रिंग फेंस जो है किससे संबंधित है? तो रिंग फेंस संबंधित है वेरेन हेस्टिंग्स। वेरेन हेस्टिंग्स आप जानते हैं कि गवर्नर जनरल बने बंगाल के। ये जो बंगाल के गवर्नर जनरल रहे और पहले गवर्नर जनरल बने, पहले फर्स्ट। अगर पूछ ले कि भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो आप इंडिया के जानते हैं कि पहले गवर्नर जनरल जो है वो विलियम बेंटिक है। विलियम बेंटिक, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। Which Congress president negotiated with both क्रिप्स मिशन and लॉर्ड वेलन? कांग्रेस का वो अध्यक्ष जिसने क्रिप्स मिशन आया था और लॉर्ड वेवन, इन दोनों से जो है इन दोनों के साथ मध्यस्थता किए थे। तो वो कांग्रेस प्रेसिडेंट थे उनका नाम था अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम जो आजाद जो है वो जो है 1940 से लेकर 1946 तक जो है कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने रहे। इस दौरान उनका जो है क्रिप्स मिशन और लॉर्ड वेवन के साथ इन्होंने नेगोशिएट किया। आपको बताते चले कि क्रिप्स मिशन जो है वो 1942 में आया था, जबकि जो एक दूसरा है कैबिनेट मिशन। इसको आप ध्यान में रखिएगा, क्रिप्स मिशन और कैबिनेट मिशन में खूब कंफ्यूजन होता है। तो कैबिनेट मिशन जो है 1946 में आया था। तो ठीक है, कैबिनेट को आप कैसे याद रखेंगे? कैबिनेट जो है मंत्रिमंडल से संबंधित है, तो मंत्रिमंडल जो है सरकार का जब गठन हो रहा था उससे पहले बना होगा। तो ये 1946 में बना था उस समय कैबिनेट मिशन, और ये जो क्रिप्स मिशन है वो 1942 से संबंधित है। How many seats were given to depressed classes under communal award and Pune Pact? जो कम्युनल अवार्ड था उस समय जो था, जो डिप्रेस्ड क्लास थे यानी एससी एसटी जो थे उनको कितना सीट मिला था? तो कम्युनल अवार्ड से जो है कम्युनल अवार्ड से सीट मिला था, आपको बताते चले कि उनको मिला था 71 एससी एसटी को। और जब पूना पैक्ट हुआ तो ये सीट बढ़कर 147 हो गया। अब देख लीजिए 71 जो है ये जो है कम्युनल अवार्ड से मिला था, ठीक है। और ये जो 147 जो बाद में बढ़ाकर किया गया वो पूना पैक्ट से किया गया। पूना पैक्ट जो है गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में हुआ था, ठीक है। और एक बात ये ध्यान में रखिएगा कि पूना पैक्ट, तो ठीक है, अंबेडकर जी ने गांधी जी के बारे में कहा था गांधी जी एक भूत, उस भूत के समान है जो धूल तो उठाते हैं मगर अस्तर नहीं। धूल की तरह
आंधी की तरह धूल, मतलब धूल की तरह उठाते हैं, लेकिन अस्तर नहीं उठा पाते हैं, ठीक है? इस तरह का कुछ स्टेटमेंट था उनका, जिसको आपको ध्यान में रखना है। ब्रिटिश कमांडर दैट वाज डिफीटेड ड्यूरिंग संथाल रिवोल्ट। संथाल विद्रोह जब हुआ था, तो उस समय ब्रिटिश कमांडर जो है, जो संथाल रिवोल्ट के समय थे, उनका नाम था मेजर बोरो। और यही जो है संथाल रिवोल्ट के समय जो है इनको हरा दिया था, संथालों ने इनको हरा दिया था, ठीक है? ये जो है, ये जो रिवोल्ट है 1855 1856 के आसपास, यानी 1857 का जो विद्रोह था, उससे 1 साल पहले हुआ था, 1856 में, ठीक है? ये संथाल विद्रोह हुआ था, उसी में मेजर बोरो को जो है संथालों ने हरा दिया था। हु प्रिसाइडेड ओवर फर्स्ट सेशन ऑफ ऑल इंडिया किसान सभा? जो भारत स्तर पर जो किसान सभा हुआ था, उसका जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? तो उनका नाम आप ध्यान में रखिएगा, सहजानंद सरस्वती। सहजानंद सरस्वती। ये जो थे ऑल इंडिया किसान सभा के संस्थापक थे, ठीक है? और प्रेसिडेंट थे, यानी अध्यक्ष थे, ठीक है? और ये जिसका जो पहला मीटिंग हुआ था वो लखनऊ में हुआ था, ठीक है? और ये कब हुआ था? 1936। उस समय जो सेक्रेटरी थे, सेक्रेटरी का नाम आप ध्यान में रखिएगा, एन जी रंगा। एन जी रंगा सेक्रेटरी जनरल थे। तो ऑल इंडिया किसान सभा के जो है प्रेसिडेंट जब पूछे तो सहजानंद सरस्वती। ये बैठक जो है पहली बार कहाँ हुआ था? लखनऊ में। कब हुआ था पार्टी का गठन? 1936 में। और इसके जो हेड थे उनका नाम था एन जी रंगा, ठीक है? इसको आप ध्यान में रखिएगा। हु प्रिसाइडेड ओवर दिल्ली सेशन ऑफ 19 इंडियन नेशनल कांग्रेस 1947? दिल्ली का जो बैठक हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1947 में, उसका अध्यक्षता किसने किया था? तो आपको 1947 से आपको ये नहीं ध्यान में आना चाहिए कि हाँ श्री राजा गोपालाचारी, इसका आंसर ये नहीं होगा। इसका जो आंसर होगा उनका नाम है, ठीक है? अब इसको थोड़ा-सा ध्यान से रखेंगे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है, राजेंद्र प्रसाद जो है, उन्होंने दिल्ली में जो बैठक हुआ था 1947 का, वो उससे संबंधित है। जबकि 1947 में श्री राजा गोपाल जो है, माउंटबेटन के बाद उनका ये वाइसराय, माउंटबेटन के बाद ये उनका जगह जो ये लिए थे, लेकिन यहाँ पे कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित है। तो आप ध्यान में रखें कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है, दिल्ली का जो बैठक हुआ था, उसमें जो अध्यक्षता जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। कुंवर सिंह की मृत्यु जो है वो कब हुई? कुंवर सिंह जानते हैं आप, बिहार से संबंधित व्यक्ति हैं, जो कि 1857 में इनका योगदान बहुत काफ़ी रहा। 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें उनका काफ़ी योगदान रहा। आरा जिला से ये इनका संबंध है। और इनका जो मृत्यु है वो हुआ था 26 अप्रैल 1858, 1858 को। इसको आप ध्यान में रखेंगे कि 26 ऑफ अप्रैल को, यानी ऐसे याद रख सकते हैं कि 24 ऑफ अप्रैल सचिन तेंदुलकर का जन्मदिन है। 24 अप्रैल को जो है, 26 अप्रैल को जो है, अप्रैल महीने में इनका मृत्यु हुआ था, वीर कुंवर सिंह। याद रखने के लिए आप कैसे भी याद रखें, याद रहना चाहिए कि 26 अप्रैल 1858 को वीर कुंवर सिंह का जो है मृत्यु हुआ था। When was the infield rifle with grease cartridges introduced in the British Army? इनफील्ड राइफल है, राइफल का जो है, उसमें ब्रिटिश इंडियन आर्मी में कब इसको लाया गया, ठीक है? तो ये लाया गया था, राइफल जो इनफील्ड राइफल है, जनवरी 1857। और यहीं से जो है ये बात फैला कि जो है गाय का और सूअर का जो मीट है उसे उसे जो है कुछ बनाया गया है, जो राइफल है उसमें जो है इसका मिश्रण है, गाय के चमड़ी का और सूअर के ये का मांस का। तो इसी को लेकर जो है हिंदू मुस्लिम में जो है काफ़ी जो है विद्रोह हो गया। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस एस्टैब्लिश्ड इन बॉम्बे एट, जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस हुआ था
उसका जो बॉम्बे में गठन हुआ था, तो बॉम्बे में गठन हुआ था तो उस समय कब हुआ था? तो आप ध्यान में रखेंगे ये 1920 में हुआ था और इसके जो हेड थे, अभी बताया थोड़ी देर पहले, राजा राम सॉरी लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के जो है हेड थे। 1929 में जो है आप एक ध्यान में रखेंगे, 1929 में इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने भी किया था। ठीक है, एक बार इसको देखेंगे, लाला लाजपत राय। देवबंद स्कॉलर हु टुक पार्ट इन फ्रीडम स्ट्रगल। देवबंद देवबंद जो है एक विद्वान जिन्होंने आजादी स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। ठीक है, तो देवबंद स्कॉलर, उस स्कॉलर का नाम है, आप जानते हैं कि वो 1940 से लेकर 1946 तक जो है कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। उनका नाम है अबुल कलाम आजाद। ये 1940 से 1946 तक कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे। अभी थोड़ी देर पहले देखे हम लोग। और इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में अध्यक्षता किया था और ये जो है स्वतंत्रता संग्राम जो था उसमें भी देवबंद स्कॉलर जो है उन्होंने भाग लिया। वो शारदा मणि, शारदा मणि कौन थी? तो ये ध्यान में रखिएगा, शारदा मणि जो है रामकृष्ण, रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। रामकृष्ण परमहंस की वाइफ थी शारदा मणि। अमृत बाजार पत्रिका जो है वो किसके द्वारा फाउंड किया गया था? तो ये ध्यान में रखिएगा, शिशिर कुमार घोष। शिशिर कुमार घोष के द्वारा जो है अमृत बाजार पत्रिका का खोज हुआ था। अमृत, ध्यान में रखिए अमृत, और ये देखिए सर, अमृतसर, तो शिशिर, सर अमृतसर, सर घोष। ठीक है, अब जैसे भी याद रखें अमृत बाजार पत्रिका जो है शिशिर कुमार घोष के द्वारा खोजा गया था। कांग्रेस मूवमेंट वाज नाइदर इंस्पायर्ड बाय द पीपल नॉट डिवाइस्ड बाय और प्लान्ड बाय देम। ठीक है, ये किसका कथनी था कि कांग्रेस जो कांग्रेस का जो आंदोलन होता था वो लोगों से ना ही प्रेरित था और ना ही उनके द्वारा प्लान किया गया था। ये कहना था लाला लाजपत राय का। लाला लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय नहीं ये सारी बातें कही थी कि कांग्रेस का जो आंदोलन है उसमें लोगों से जो है लोगों लोगों से प्रेरित नहीं, लोग उससे प्रेरित नहीं है कि उस आंदोलन से। ठीक है, कांग्रेस का आंदोलन जो है लोगों से द्वारा प्रेरित नहीं है और न ही उनके द्वारा लोगों के द्वारा ये प्लान किया गया, ये ऐसा कहना था लाला लाजपत राय का। डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिव रेसिस्टेंस, ठीक है, विरोध करने का जो है डायरेक्ट रेसिस्ट कर कर, एक्टिवली रेसिस्ट न कर कर पैसिव तरीके से रेसिस्ट करना। तो ये जो थ्योरी दिया गया था, ये थ्योरी दिया गया था महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी ने ही जो है हिंद स्वराज पुस्तक जो है, उस पुस्तक में महात्मा गांधी जी ने ब्रिटिश पार्लियामेंट को उन्होंने कहा था कि ये जो है बांझ और वैश्या कहा था ब्रिटिश पार्लियामेंट को, हिंद स्वराज बुक में उन्होंने कहा था। ये कभी कभार पूछ ले कि इसने ब्रिटिश संसद को जो है बांझ और वैश्या कहा था, तो आप ध्यान में रखेंगे कि उन्होंने ब्रिटिश संसद को ऐसा कहा था, तो वो व्यक्ति थे महात्मा गांधी। Who played an important role in signing of गांधी-इरविन पैक्ट? गांधी-इरविन पैक्ट, गांधी जी और इरविन के बीच में जो समझौता हुआ था, उसमें किसका जो है सबसे ज्यादा योगदान रहा था? तो ये ध्यान में रखिएगा, तेग बहादुर, तेग बहादुर जो सप्रू थे, ये जो है गांधी-इरविन जो पैक्ट हुआ था, उसमें इनका योगदान बहुत ही ज्यादा था। आप ध्यान में रखेंगे गांधी इरविन पैक्ट का जो हुआ था उसको एक व्यक्ति ने, अंग्रेज का ही एक आदमी था, एलन कैम्पबेल जॉनसन, उनका नाम था एलन कैम्पबेल जॉनसन। तो
उन्होंने बताया कि गांधी इरविन जो समझौता है उससे गांधी जी को क्या हासिल हुआ। तो उन्होंने बताया कि गांधी जी को एक सांत्वना पुरस्कार के तौर पर ये मिला है। गांधी इरविन समझौता कुछ कुछ नहीं है, बस ये एक सांत्वना पुरस्कार है गांधी जी के लिए। तो उन्होंने बेसिकली मजाक उड़ाया था गांधी इरविन जो समझौता हुआ था, तो उन्होंने मजाक उड़ाया था और कहा था, एलेन कैम्पबेल जॉनसन ने कहा था कि गांधी इरविन जो समझौता है वो जो है एक सांत्वना पुरस्कार है गांधी जी के लिए। रिवर्स विच फॉर्म बाउंड्री बिटवीन यूपी एंड बिहार, वैसी नदियां जो ये यूपी और बिहार को अलग करती, ठीक है। तो इसको आप ध्यान में रखिए, कर्मनाशा जो है, जो नदियां हैं, वो कर्मनाशा है, गंडक है और एक घग्गर है। घग्गर घग्गर नदी, गंडक नदी पूर्वोत्तर भारत में है। कर्मनाशा आप देखिएगा कहाँ है, शायद ये उत्तर में है, दक्षिण में है, इसको आप चेक कर लीजिएगा। ये तीन जो नदियां हैं यूपी और बिहार को जो है अलग करती है। पेपर दैट वाज माउथ पीस ऑफ लिबरल्स, उदारवादियों का जो है मुख पत्र कौन सा था। मुख पत्र जो है जो लिबरल्स का जो मुख पत्र था उसका नाम क्या था। वो जो पत्रिका था उसका नाम था लीडर। लीडर जो है पत्रिका जो है वो उदारवादियों का मुख पत्र हुआ करता था। इसी से संबंधित जो व्यक्ति हैं मोतीलाल नेहरू, उसके लिए उन्होंने इसके लिए आर्टिकल्स लिखे। एक है चिंतामणि, इन्होंने भी लीडर जो पत्रिका है उसमें कुछ आर्टिकल्स, कुछ दिनों तक आर्टिकल्स लिखे थे। और ये आप ध्यान में रखिएगा, ये जो लीडर जो पुस्तक है उसमें ये फाउंड किया गया था मदन मोहन मालवीय के द्वारा। मदन मोहन मालवीय, ठीक है। इसकी स्थापना जो 1909 में हुई थी और ये इलाहाबाद में हुआ था, आज हम प्रयागराज का थे। तो इसके फाउंडर पूछे तो मदन मोहन मालवीय, और इसके लिए कुछ कुछ उदारवादी जैसे नेता थे जैसे मोतीलाल नेहरू, चिंतामणि, इन्होंने उसके लिए कुछ आर्टिकल्स लिखे थे। कुछ कुछ आर्टिकल्स उसके लिए उस जो पत्रिका है उसके लिए उसमें लिखे थे। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज रिलेटेड विथ फ्रीडम ऑफ प्रेस, प्रेस की स्वतंत्रता से किस आर्टिकल, ये कोई आर्टिकल में डायरेक्टली लिखा नहीं गया है, बस उससे ये निष्कर्ष निकाला गया है कि हाँ उसमें फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है का जो उसे निकलता है। तो वो आर्टिकल है आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 में जो है रिलेट किया गया है, फ्रीडम ऑफ प्रेस से रिलेट किया गया है, ना कि उसमें डायरेक्टली ऐसा कुछ दिया नहीं है, और उससे रिलेट किया गया कि फ्रीडम ऑफ प्रेस से संबंधित हो सकता है आर्टिकल 19। इसमें जो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, इसमें जो आर्टिकल 19 जो डील करता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, और इसी से निष्कर्ष निकाला गया है कि आर्टिकल 19 जो है वो फ्रीडम ऑफ प्रेस से संबंधित है। आपको बताते चले कि लॉर्ड लिटन जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया था, उसी को हटाया था लॉर्ड रिपन ने। रिपन ने प्रेस एक्ट, वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट था उसको हटा दिया था, और ये लाने वाला व्यक्ति था। Who was the president of the committee on whose recommendation was to establish पंचायती राज सिस्टम, इस समिति के सिफारिश पे पंचायती राज सिस्टम का जो है इस्टेब्लिश किया गया। उस समय उसके प्रेसिडेंट कौन थे, जो समिति बनी थी उसके प्रेसिडेंट कौन थे जिसके आधार पर पंचायती राज सिस्टम जो है बना था। तो आप ध्यान में रखिएगा पंचायती राज सिस्टम जो है बलवंत राय मेहता कमेटी से संबंधित, बलवंत राय मेहता, ठीक है। ये 1957 में इसका गठन हुआ था, और इससे जो पहला पंचायती राज सिस्टम में जो पहला इसमें जो जिला जो इसको लागू किया वो नागौर डिस्ट्रिक्ट है, राजस्थान। द आउटलाइन ऑफ सेकंड 5 ईयर प्लान वाज मेड बाय, जो सेकंड 5 ईयर प्लान है उसका आउटलाइन जो है, जो रूपरेखा है उसको उसको किसने बनाया था, तो पीसी महालनोबिस। पीसी महालनोबिस ने जो है रूपरेखा जो है सेकंड 5 ईयर प्लान जो था उसका तय किया था, किसने, पीसी महालनोबिस ने, ठीक है। आप ध्यान में रखेंगे प्रशांत चंद्र महालनोबिस, पीसी महालनोबिस जो है ध्यान में आप रखिए। सेकेंड 5 ईयर प्लान जो था
वो पीसी महालनोबिस के द्वारा का रूपरेखा तैयार किया गया था। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि देखिए ये एक स्टैटिक क्वेश्चन है कि एकदम रट्टू वाला क्वेश्चन है कि नाबार्ड वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर। तो ये नाबार्ड का स्थापना जो है, ये ईयर ना पूछ कर पूछा है कि किस 5 ईयर प्लान में इसका गठन हुआ था। तो आप ध्यान में रखेंगे जो 5 ईयर प्लान है उसी में इसका गठन हुआ था। छठा जो पंचवर्षीय योजना है उसी में नाबार्ड का गठन हुआ था। ठीक है, 1980-85 में। पूछ रहा है कि विच ईयर इज नोन एज ग्रेट डिवीजन ईयर, किस वर्ष को महान विभाजिका वर्ष कहते हैं। तो आप ध्यान में रखिएगा 1921 को जो है महान विभाजिका वर्ष कहते हैं। ठीक है, महान विभाजिका वर्ष 1921 को कहते हैं। ठीक है, इस समय जो है पॉपुलेशन जो है अब्रप्टली शायद डिक्रीज किया था। अब क्यों डिक्रीज किया था आप उसको पढ़ेंगे क्यों डिक्रीज किया था। इजराइल है इस कॉमन बॉर्डर्स भी। तो आइए देख लेते हैं मैप के माध्यम से कि इजराइल के साथ जो है, तो इजराइल जो है बहुत सारे मुस्लिम कंट्रीज से घिरा हुआ देश है और ये जो है लगातार जो है जो इसके रिलेशन जो है नाइबरिंग कंट्रीज के साथ अच्छे नहीं है। हालांकि इंडिया के साथ काफी क्लोज रिलेशन है, लेकिन नाइबरिंग कंट्रीज के साथ जो है उसका संबंध जो है अच्छा नहीं है। के आसपास में 30-32 देश ऐसे हैं जो कि मुस्लिम कंट्रीज हैं और उनके साथ उनका जो लगातार जो है लड़ाई वगैरह झगड़ा वगैरह चलते रहता है इजराइल के साथ। इसमें जो अभी हाल फिलहाल में जो है इसका जो है ईरान के साथ अब बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है। ठीक, वो तो आप जानते ही हैं। और भी बहुत सारे कंट्रीज हैं, आइए मैप के माध्यम से देखते हैं। तो ये रहा इजराइल। इजराइल को आप देखिए, ये है सऊदी अरब और यहाँ पे है आप देखिए ये रहा इजराइल जिसको हम देखिए ये जो जितना को हम कलर कर रहे हैं रेड कलर से वो जो है इजराइल है जिसको हम भर रहे हैं। ये जो है इजराइल है। अब आप ही बताइए कि इसमें इजराइल के साथ बॉर्डर कौन कौन शेयर कर रहा है। तो आप जब देखेंगे तो एक इसके बगल में पड़ोसी है इजिप्ट। ये रहा इजिप्ट। फिर यहाँ पे जो इसके यहाँ पे देखिए ये है जॉर्डन। इजराइल के साथ इजिप्ट शेयर करता है बॉर्डर, जॉर्डन बॉर्डर शेयर करता है। ये रहा लेबनान, लेबनान भी बॉर्डर शेयर करता है और ये रहा सीरिया। तो ठीक है, 4 कंट्रीज जो हैं इसके साथ डायरेक्टली जो है बॉर्डर शेयर करते हैं। इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया और लेबनान, इसके साथ 4 कंट्री जो है बॉर्डर शेयर करते हैं। इसके वेस्ट में जो है आप देखेंगे थोड़ा सा ऊपर में नॉर्थ वेस्ट में ये जो है मेडिटेरेनियन सी है। यहाँ पे साइप्रस जो है, यहाँ पे देखिए टर्की है, इराक है, ईरान है। ठीक है, इस सब सारे कंट्रीज के साथ इसके रिलेशन जो है बहुत बढ़िया नहीं कहा जाएगा। ठीक है, इसका रिलेशन जो है ज़्यादातर मुस्लिम कंट्रीज के साथ है तो खराब ही है। पीपल गेट स्किन बर्न्स इन द स्विमिंग पूल ड्यू टू द प्रेजेंस। लोगों को जो है जब आप स्विमिंग पूल में जब नहाने जाते हैं तो आपको स्किन में चमड़ी जो है जल जाता है। ऐसा क्यों होता है कि आपका चमड़ी जो है जल जाता है? तो ये होता है क्लोरीन के कारण, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन। अब क्लोरीन जो है वाटर के साथ रिएक्ट कर लेता है। ठीक है, और ये ब्लीचिंग पाउडर टाइप का बनाता है, ब्लीचिंग पाउडर। और इसके कारण क्या होता है आपको इचिंग होता है, खुजलाहट जो है आपको महसूस होता है और जो है चमड़ा जो है छिला जाता है। ये ध्यान में रखेंगे, स्किन बर्न जो है क्लोरीन के प्रेजेंस के कारण होता है। क्लोरीन, ये रहा क्लोरीन। ठीक है, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज कन्वर्टेड इनटू मोशन, जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जब मोशन में जब कन्वर्ट करने के लिए जब कन्वर्ट करते हैं किसमें, मोशन में यानी काइनेटिक एनर्जी में, तो हीट लॉस होता है। कहता है हीट लॉस होता है, हीट लॉस या पावर लॉस कहिए। ठीक, तो ये पूछ रहा है कि कितना परसेंट लॉस होता है। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे कि 30% जो है हीट लॉस होता है। 30% जो है हीट लॉस होता है जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है मोशन में यानी काइनेटिक एनर्जी में। तो ये जो है हीट लॉस जो है, हीट का लॉस होता है। अच्छा, ये लॉस क्यों होता है? ये लॉस होता है फ्रिक्शन के कारण, घर्षण के कारण जो है
ठीक है। तो ये जो एनर्जी है वो लॉस करता है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब मोशन में कन्वर्ट होता है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है, तो हीट लॉस होता है। ये लॉस जो है ऑलमोस्ट 30% होता है। लॉस क्यों होता है? तो फ्रिक्शन के कारण होता है। एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से फ्रिक्शन होता है, ठीक है। और इसी कारण क्या होता है? हीट लॉस होता है। मायोग्लोबिन में कौन सा मेटल पाया जाता है? अब ग्लोबिन आ रहा है, मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन आप जानते हैं, जैसे हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है, वैसे मायोग्लोबिन में भी आयरन ही पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आयरन। आयरन को रिप्रेजेंट किया था Fe से। और मायोग्लोबिन जो है, एक बात ध्यान में रखिएगा, मायोग्लोबिन के कारण ही कोई जीव जंतु जो है ज्यादा देर तक सांस को रोक के रख सकता है। अगर मायोग्लोबिन ग्लोबिन का कमी हुआ, थोड़ा देर सांस रोकिएगा तो काम तमाम हो जाएगा। तो मायोग्लोबिन जो है इसी के कारण जो है लंबे समय तक या कुछ देर तक जो है सांस को रोक के रख सकते हैं। तो मायोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए आप आयरन का जो कंजम्पशन है बढ़ाइए। एस्पिरिन जो है कहाँ से ऑब्टेन होता है? तो देखिए एस्पिरिन के लिए दिया होता है कि कहाँ-कहाँ से ऑब्टेन होता है। क्या ये पेट्रोल से ऑब्टेन होता है? क्या ये पृथ्वी के अंदर धरती के नीचे मिलता है, अर्थ में मिलता है, या फिर धरती पे मिलता है, या ये ट्री पे मिलता है, या ये केमिकल रिएक्शन से मिलता है? केमिकल रिएक्शन ऑफ चार 3-4 ऑप्शन दिया हुआ था कि पेट्रोल से मिलता है, अर्थ से मिलता है, ट्री से मिलता है, या केमिकल रिएक्शन से मिलता है। तो ये ना ही पेट्रोल से मिलता है, ना ही अर्थ से मिलता है, ना ही केमिकल रिएक्शन से मिलता है। ये मिलता है ट्री से, यानी पेड़ से मिलता है। पेड़ के छिलके से एस्पिरिन मिलता है, ठीक है। और इसी एस्पिरिन का यूज किया जाता है, आप जानते हैं, जो हार्ट हार्ट जो पेशेंट होते हैं, हार्ट पेशेंट, उनको एस्पिरिन दिया जाता है, ठीक है। एस्पिरिन दिया जाता है, ड्रग्स है, एस्पिरिन जो है एक ड्रग है। इसी को देकर हार्ट पेशेंट को रिलीफ के लिए, हार्ट में रिलीफ के लिए दिया जाता है। और वीट कल्टीवेशन में कौन सा फर्टिलाइजर जो है यूज करते हैं? क्वेश्चन पूछा है कि वीट जो गेहूं का खेती होता है तो उसमें कौन सा फर्टिलाइजर बेस्ड फर्टिलाइजर जो है यूज करते हैं? तो इसमें नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर जो है, नाइट्रोजन बेस्ड, BACD बेस्ड, यानी ये नाइट्रोजन बेस रहेगा, बेस की तरह काम करेगा। अब ये बेस एसिड बेस वाला बेस नहीं है। इस बेस का मतलब है कि इसी को आधार मानकर कोई कंपाउंड बनाया जाएगा, और वो जो है फर्टिलाइजर के रूप में यूज किया जाता है, नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर। अब टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम पूछ रहा है, तो टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम क्या क्या चीज पे डिपेंड करता है? तो इसका फॉर्मूला था टाइम पीरियड का, टाइम इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन रूट एल बाई जी, ठीक है। यहाँ पे एल जो है लेंथ ऑफ द पेंडुलम है, पेंडुलम, और जी जो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, यानी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इसको ऑलमोस्ट 10 भी रख लेता है लोग, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो टाइम जो है ना वो लेंथ पे डिपेंड करता है। टाइम जो है अंडर रूट ऑफ लेंथ ऑफ पेंडुलम पे डिपेंड करता है। यानी अगर आपसे पूछ ले कि लेंथ ऑफ पेंडुलम 4 है, 4 एल है, ठीक है, तो टाइम क्या होगा? तो टाइम जो कैसे बढ़ेगा? तो टाइम जो अंडर रूट 2 पाई, कैसे करेंगे, लेंथ और जी क्या करते हैं, तो इसका चेंज में कितना आएगा? तो 2 का चेंज आएगा, 2 गुना। अगर लेंथ 4 गुना बढ़ेगा तो टाइम में 2 गुना का चेंज आएगा। ऐसे आप ध्यान रखें, या फिर फॉर्मूला ही ध्यान में रखिए, टाइम इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी। ये टाइम पीरियड किसी भी पेंडुलम का, पेंडुलम आप समझते हैं, ये रहा आपका पेंडुलम, यहाँ पे एक बॉल अटका, ये ऐसे ऑसिलेट करता है, फिर ये इधर जाता है, फिर ये पोजीशन से ऐसे ऐसे चलते रहता है, यहाँ जाएगा, यहाँ आएगा। इसी को बोलते हैं पेंडुलम अपने पोजीशन पे एक बार में ऑसिलेट करेगा, यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर ऐसे जाएगा, ये चलता रहेगा। तो उसी का टाइम पीरियड निकालने के लिए तो ये फॉर्मूला दिया गया। Which substance is used to make rat poison? कौन सा सब्सटेंस जो है चूहा को मारने के लिए काम में आता है? तो देखिए बहुत प्यारा ऑप्शन दिया हुआ था, ऑप्शन हम आपको बताते हैं यहाँ पे, इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, मिथाइल
आइसोसाइनेट, पोटेशियम साइनाइड, पोटेशियम साइनाइड और नॉन। देखिए पोटेशियम साइनाइड ये तो सच है, ये भी जहर है, ये भी जहर है। इथाइल आइसोसाइनाइड भी आप जानते हैं, ये जो भोपाल गैस ट्रेजेडी में यूज होता है, ये भी एक जहर है। इथाइल अल्कोहल भी, इथाइल अल्कोहल जहर नहीं है, ये तो शराबी है बेसिकली, जिसको लोग कंजप्शन करता है, जिसको लोग पीता है, तो ये तो जहर है नहीं। अब इसमें दो जहर है, तो इन दोनों का यूज नहीं करते हैं, ना ही पोटेशियम साइनाइड का या फिर पोटेशियम साइनाइड या सोडियम साइनाइड या कुछ भी तो इस तरह का दिया रहा है, तो वो आंसर नहीं होगा। यहाँ पे जो केमिकल यूज होता है आप ध्यान में रखिएगा, जिंक फॉस्फाइड यूज होता है। जिंक फॉस्फाइड जो है वो केमिकल यूज होता है, यहाँ पे नॉन ऑप्शन हो जाएगा, नॉन जो है हो जाएगा। अब साइनाइड को देखकर ये नहीं समझिए कि जहरीला है तो इसी को रैट के मारने के लिए होगा, ऐसा नहीं। ये जो यहाँ पे केमिकल यूज किया जाएगा, जिंक फॉस्फाइड यूज किया जाएगा। जिंक फॉस्फाइड को यूज किया जाता है, ध्यान में रखिएगा, इसका फॉर्मूला होता है जिंक फॉस्फाइड का, फास्फोरस का वैलेंसी 3 तो इधर चला आएगा, जिंक का वैलेंसी 2 तो जिंक वाला वैलेंसी फास्फोरस को, फास्फोरस वाला वैलेंसी जिंक को। फॉर्मूला बनता है जिंक Zn3P2, जिंक फॉस्फाइड। ठीक है, अब व्हाइट लाइट इन, यहाँ पे थोड़ा सा लास्ट में जो है एरर हो गया है, आप यहाँ पे देखिए, व्हाइट लाइट इन अ ट्यूब इज प्रोड्यूस्ड बाय नहीं ड्यू टू, यहाँ पे क्वेश्चन था कि ड्यू टू। व्हाइट लाइट जो एक ट्यूब में देखते हैं वो क्यों होता है? व्हाइट लाइट एक किसी ट्यूब में जो भी बल्ब वगैरह जलाते हैं तो उससे लाइट जलता है, पूछ रहा है कि ये बल्ब क्यों जलता है, तो ये जो है एक्साइटेशन के कारण होता है। ठीक है, एटम्स जो है एक्साइट हो जाते हैं, यूपीएससी का ऑप्शन यही था कि एक्साइटेशन ऑफ एटम्स, एटम जब एक्साइट होते हैं तो उसी कारण क्या होता है, व्हाइट लाइट प्रकाशित होता है। कूलिंग जो है, कूलिंग जो है कैसे किया जाता है, कूलिंग का जो प्रोसेस है इसमें भी बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ था, आप इसको ध्यान में रखेंगे। जब आप कंप्रेस गैस को रिलीज करेंगे, रिलीज ऑफ कंप्रेस गैस, ठीक है, कंप्रेस गैस, जो भी कंप्रेस गैस है, कंप्रेस में नहीं, ये जो पिस्टन है इससे इसके बीच में जो गैस है उसको हम कंप्रेस कर रहे हैं साइड से, तो गैस जो है वॉल्यूम जो है वो कम होगा। अब यही जो गैस है इसी को रिलीज किया जाता है, तो इसी इसी प्रिंसिपल पे जो है एसी जो है काम करता है, वो गैस को कंप्रेस करता है, कंप्रेस करके फिर छोड़ देता है, तो इससे क्या होता है, कूलिंग होता है। ठीक है, तो आप ध्यान में रखेंगे कंप्रेशन के कारण जो है वो कूलिंग होता है। ठीक है, कूलिंग किसके कारण होता है, जब कोई किसी गैस को कंप्रेस करते हैं तो वो कूलिंग करता है, ठंडा करता है, और इसी प्रिंसिपल पे एसी काम करता है जो घर में हम यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द स्मॉलेस्ट डे अकर्स, इस दिन जो है सबसे छोटा दिन होता है। ठीक है, तो सबसे छोटा दिन जो है आप ध्यान में रखेंगे 21 को होता है। ठीक है, अब देखिए एक होता है विंटर सोल्स्टिस, ठीक है, एक होता है समर सोल्स्टिस, एक होता है समर, और एक होता है इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स मतलब होता है, यहाँ पे पहले ये समझ लिए, इक्विनॉक्स मतलब होता है इक्वल डे एंड नाइट, जब दिन और रात जो है बराबर हो तो इक्विनॉक्स बोलते हैं। ठीक है, तो उस केस में वैसे वैसा एग्जांपल है 21 मार्च को, वैसा दिन जो है 21 मार्च को होता है, और 22 दिसंबर को ऐसा, सॉरी 23rd सितंबर को और 21 मार्च को जो है इक्विनॉक्स मिलता है। समर सोल्स्टिस जो देखें वो आप ध्यान में रखें 21 और 22 को ही होता है। ठीक है, ये 22 दिसंबर को, सॉरी इसको समर सोल्स्टिस जो विंटर सोल्स्टिस जो है 21 या 22 दिसंबर को होता है, जबकि समर सोल्स्टिस जो है ये भी 21-22 को ही होता है,
20-21 के आसपास, और ये होता है जून में। गर्मी के दिनों में समर सोल्स्टिस, तो गर्मी कब होता है? जून में। जून में अपने चरम पे होता है, और किस तारीख को? तो 20-21 को। आप विंटर सोल्स्टिस को भी याद रखेंगे, ठंडी सबसे ज्यादा चरम पे तो नवंबर दिसंबर के आसपास होता है, दिसंबर में। 21-22 को जो है विंटर सोल्स्टिस, इक्विनॉक्स जो है 21 मार्च और 23 सितंबर को, जो ऐसा दिन होता है जब इक्वल डे और नाइट होता है। इसको थोड़ा ध्यान में रखें, इसको याद, ये तो याद करने वाला है, डायरेक्टली इसको याद कर सकते हैं। द सोलर इक्लिप्स ऑकर, अब देखिए सूर्य ग्रहण जो है कब होता है? देखिए सूर्य ग्रहण के लिए मून जो है सेंटर में रहना चाहिए। मून जो है वो सेंटर में रहना चाहिए, किसके? अर्थ का जो लाइट, अर्थ है और इधर सन मान लीजिए, सन का जो लाइट जाएगा वो, अब जो एक तो है डायरेक्ट जाना, ये मान लीजिए अर्थ है और ये सन है, सन का लाइट डायरेक्ट जा रहा है। अब इसके आसपास है, कहीं इधर है मून, कहीं इधर है, ऐसे है। और जब सामने आ जाएगा, इस सन के बीच में आ जाएगा, तो ये जो पृथ्वी का जो 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 लाइट जाता है वो डायरेक्टली मिल नहीं पाता, तो इसको सूर्य ग्रहण बोलते हैं। सूर्य का ग्रहण लग गया, ठीक है, सूर्य का ग्रहण। तो इसमें क्या होता है, मून जो है ना वो बीच में आ जाता है। सोलर इक्लिप्स जो है, जब सूर्य ग्रहण होता है तो उसमें मून जो है बीच में आ जाता है। आप जानते हैं, तो जानते हैं कि सन जो है फिक्स अपने पोजीशन पे फिक्स है, ये तो स्टेशनरी है, ये तो चेंज करेगा नहीं, ठीक है। अब सूर्य ग्रहण में जब मून जब बीच में आ गया, तो अब अगर चंद्र ग्रहण कभी पूछ ले कि चंद्र ग्रहण में क्या होता है, तो आप ये नहीं बता सकते कि जो है, अब मून जो है, अर्थ जो है बीच में आ गया, तो ये जो है, ये क्या हो जाएगा, लूनर इक्लिप्स हो जाएगा, चंद्र ग्रहण हो गया, अब चांद को ग्रहण लग गया, ठीक है। अब सूरज का जो लाइट है चंद्रमा पे नहीं पहुंच रहा है, अब इसको चंद्र ग्रहण हो गया, ठीक है, इसको चंद्र ग्रहण बोलते हैं। ये हो गया। द हाई टाइड इन द ओशियन अकर्स ड्यू टू, अब जो है समुद्र में जो हाई टाइड होता है, लहर जो है, कभी कभार आप देखते होंगे समुद्र में जो है लहर काफी उठता है, ऐसे ऐसे किनारे पे बहुत ज्यादा लहर उठता है। ऐसा जो है बहुत ज्यादा कब होता है, ऐसा तब देखा जाता है जब जो है मून जो है, आपका मून जो है वो जो है अर्थ से नजदीक आ जाए। अर्थ से नजदीक रहेगा तो क्या होगा, हाई टाइड होगा, और जो है टाइड जो है बहुत ऊंचा बनेगा, ठीक है। मून जो है नजदीक, क्यों होता है ऐसा? तो इस दोनों के बीच में ग्रेविटेशन काम करता है, ठीक है। दोनों लार्ज मास जो है बहुत ज्यादा है, इसके कारण क्या होता है, G इज इक्वल टू m1 इंटू m2, इन दोनों के फोर्स जो लगता है, सॉरी, F इज इक्वल टू G m1 इंटू m2 बाय r स्क्वायर। तो जो है मास बहुत ज्यादा है और डिस्टेंस जो है कम हो जाएगा, तो फोर्स, जब ये अर्थ और मून का जब डिस्टेंस कम हो जाएगा तो फोर्स जो है ज्यादा लगेगा, तो इसी कारण क्या होता है, ओशियन जो है बहुत ज्यादा ऊंचा उठ जाता है, ठीक है। ये समझ में आया? तो ये रहा बीपीएससी 2005 का प्रैक्टिस सेट। आप इसको समझते रहिए, जैसे भी हो ध्यान में रखिए, चाहे जैसे भी हो, क्योंकि बीपीएससी आ रहा है, तो इस बार नहीं गंवाना है मौका, और इस बार बीपीएससी को फोड़ देना है, और पूरे अपने ताकत और क्षमता, पूरे अपने पोटेंशियल पे अपने आप उतर कर मेहनत कीजिए, कि बाद में कोई बहाना बनाने के लिए नहीं रहे कि ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। जितना हो सके उतना कीजिए, बाकी भगवान पे छोड़ दीजिए। धन्यवाद।